नया टॉपिक देख रहे हैं। पिछले उसमें अपन लोग ने ये देखा था ना, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। अगर बॉन्ड की एनर्जीज दी हुई हैं तो कैसे बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना है, या नॉर्मल एंथैल्पीज दी हैं तो कैसे ये करना है। ठीक है, आज अपने को आगे इसको देखते हैं। नया टॉपिक है हेस लॉ। ठीक है, बहुत जगह ये ऐसे भी दिखेगा तुमको। हेस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट। ठीक है, याद है किसी को क्या होता है हेस लॉ? नहीं, बताया हुआ मैंने एक दो बार तुम लोगों को कि हेस लॉ क्या होता है। ठीक है, चलेगा। मैंने तुम लोग को बताया था ना, कोई भी रिएक्शन या मान लो एक स्टेप में हो। ठीक है, हाँ यार, मान लो कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो। ठीक है, मान लो इसकी एंथैल्पी डेल्टा एच ले लेते हैं हम लोग टोटल। ठीक है, या यही रिएक्शन अगर मल्टी स्टेप में हो। ठीक है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी से सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी से डी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बट फाइनली हमारे पास बन क्या रहा है, ए से डी ही बन रहा है। यहाँ पे भी ए से डी बन रहा है। तो हेस लॉ का बोलना क्या होता है, जैसे हम लोग ने देखा था ना बॉर्न हैबर साइकिल में, बहुत अलग अलग काइंड ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है जब एक रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हेस लॉ को बोलना सिर्फ इतना है कि कोई भी रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में हो या इन मल्टी स्टेप हो, राइट, उनकी एंथैल्पी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, एडिशनल होगी और इक्वल होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लो ए से बी में कन्वर्ट होने के लिए इसको H1 लग रहा है। ठीक है, बी से सी में कन्वर्ट होने के लिए H2 लग रहा है, सी से डी में कन्वर्ट होने के लिए H3 लग रहा है। ठीक है, तो ये जो फाइनल प्रोसेस की एनर्जी थी डेल्टा एच टोटल, ठीक है, ये हमेशा इक्वल होगी इनके सम के। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3, राइट। तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन मल्टी स्टेप और इन सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक ठीक, हम लोग बोल सकते हैं ना, एज पर दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एंथैल्पी is same always whether the reaction take place in ठीक है, चाहे एक स्टेप में हो रिएक्शन या मल्टी स्टेप में हो। मान लो अगर मैं तुमको एग्जांपल जैसे मैंने तुमको बताया था, ए से सी में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है और इसकी एंथैल्पी है 2। तो अगर यही रिएक्शन पहले ए से बी में कन्वर्ट हुई, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा H1 होगा वो मान लो 1 है। ठीक है, और या मान लो अगर ये टोटल 5 आ रहा था, अगर ये डेल्टा H1 ए से बी में कन्वर्ट होने के लिए 1 एनर्जी लग रही है, तो सीधी सी बात है, ये बी से जब सी में कन्वर्ट हुआ होगा तब इसकी एनर्जी कितनी हुई होगी, 4। ठीक है, तो इसी के बेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस H2, जहां तक रिएक्शन जाएगी एन टाइम्स। तो ये हेस लॉ का सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है तुम्हारे लिए। जैसे बॉर्न हैबर साइकिल में बताया था, Na प्लस Cl, तो NaCl बनेगा। बट फिर बॉर्न हैबर साइकिल में हम लोग ने पढ़ा था ना
उसमें सब्लिमेशन एनर्जी भी लगती है, डिसोसिएशन भी लगती है, आयोनाइजेशन भी लगती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लगता है, फिर लास्ट में लैटिस एनर्जी भी लगती है। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, ओवरऑल एनर्जी। NaCl बनने के लिए जो टोटल डेल्टा एच होगा वो सब के क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था ना, लिख रहे थे ना, प्लस आयोनाइजेशन प्लस डिसोसिएशन प्लस लैटिस एनर्जी। तो वही चीज तो है यहाँ पे, अलग अलग एनर्जी थोड़ी है, अलग हो सेम हो, बट अपने को क्या करना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है। डिपेंड करता है कि एनर्जी रिलीज कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट अपने को साइन भी याद रखने पड़ेंगे। बोलो हेस लॉ का मुझे एप्लीकेशन लिखना है 2-3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वेरी गुड, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिनका एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम रहता है। तो अगर मैं जो बड़े बड़े मैकेनिज्म्स होते हैं जिनमें 10-10 20-20 स्टेप होती है, कभी इस केमिकल को उसमें कन्वर्ट करो, उसको उसमें केमिकल करो, कन्वर्जन करके फिर मेरे को एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसे जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है, मैं क्या कर सकता हूँ, सारी इंथैल्पीज को ऐड करके टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ ना। और दूसरा इसका एडवांटेज, मेजर एडवांटेज ये है कि मैं किसी भी स्टेप्स की एनर्जी निकाल सकता हूँ, राइट ना। अगर मेरे को पूरे ओवरऑल एनर्जी पता है, जैसे मैंने तुमको हेस लॉ में बताया था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, सब ऐड कर दे रहे थे, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, एफिनिटी, फिर लैटिस एनर्जी। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी के बारे में पूछूं कि बताओ NaCl के फॉर्मेशन में सब्लिमेशन एनर्जी कितनी थी या कितनी होनी चाहिए, तो तुम लोग बता सकते हो ना इजीली, अगर सारी सारी वैल्यूज मेरे को पता होंगी तो मैं उनको ऐड करके बाद में कैलकुलेट करके, मैथ्स तो अपना तेज है ही, उनको ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इनका मेजर जो एडवांटेज है वो ये है कि किसी भी बड़ी सी बड़ी रिएक्शन की तुम क्या कर सकते हो, एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और उस एंथैल्पी में बहुत सारी एंथैल्पीज आ जाती हैं, बॉन्ड एनर्जी, कंबशन एनर्जी, फॉर्मेशन एनर्जी, फिर उसके बाद जो भी एनर्जी है वो सब इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। दूसरा कि किसी भी स्टेप्स पे मैं जाके उस एनर्जी को क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इनका ये मेजर एडवांटेज है, ये एप्लीकेशन है, एग्जाम में आता भी है, हेस लॉ का एप्लीकेशन बताओ, तो हम लोग ये सब लिख सकते हैं। ऊपर के पॉइंट दिख रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। तो यहाँ पे ये जो लास्ट पॉइंट है देखना, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, या कॉमा करके तुम लोग वो भी लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कॉमा बॉन्ड एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेस लॉ। तो ये सब करके तुम लोग लिख सकते हो, जितनी भी काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है बिटवीन द रिएक्शन, हम लोग उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही इसका एडवांटेज है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। हाँ, के ऊपर क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग आते हैं और काफी दिमाग भी लग जाता है एक्चुअली इसमें। बट ये जो इक्वेशंस है ना, ये तुमने 8th या 9th में मैथ्स में पढ़ी हुई है, तो जिसका 8th और 9th का मैथ्स तेज होगा वो लोग इजीली कर लेंगे इसको, ठीक है। मैथ्स तो कुछ भी नहीं है, खाली एडिशन वगैरह है बस, बट हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग। ऐसे आते हैं, देखो इसके क्वेश्चन, मान लो ऐसे कुछ दिया गया है, कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तुमको ये तीनों इक्वेशन यूज करके ये इक्वेशन बनानी है, और जैसे ही ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, तो जो इसकी एंथैल्पी होगी वो अपने को बतानी है, इसकी डेल्टा एच तुमको बतानी है। तुम लोग को देखो ऐसे करके देते थे इक्वेशन, 2x + 5 = 7, ये पहली इक्वेशन है। मान लो 3x + 8 - 8, ये दूसरी इक्वेशन है। फिर हम लोग इसमें अरेंजमेंट कर देते,
इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जाके एक x की वैल्यू निकलती थी, ठीक है। फिर x की वैल्यू किसी एक में रखते थे तो y की वैल्यू निकलती थी। ऐसा क्वेश्चन किया है कि नहीं सॉल्व 8वीं 9वीं में, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ होता है। मेरे को इस इक्वेशन को देखना भी नहीं है, बट ये फाइनली मुझे मिलना चाहिए इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या यूज करके लानी है ये, ठीक है। इन 3 इक्वेशन को ऐसे अरेंज करो कि ये इक्वेशन बन जाए, और जो भी अरेंजमेंट तुम इन तीनों के साथ करोगे वही अरेंजमेंट इनकी एंथैल्पी के साथ भी होगा, ठीक है। मान लो मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे ज़रूरत है, तो लिख दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ सब जगह 2 तो आ जाएगा, लेकिन इसकी एंथैल्पी में भी अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी करोगे -1 से करोगे तो इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एडिशनल चीज है तुम्हारे पास, इस इक्वेशन को मैं रिवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिख सकते हो तुम बाय रिवर्सिंग इक्वेशन 1। अगर तुमको ऐसा लगता है कि इसको रिवर्स कर दूं तो इसमें से कुछ कट पिट के फाइनली मेरे को ऐसा मिल रहा है, तो तुम इसको रिवर्स कर सकते हो। ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो सर डेल्टा एच के साथ क्या करेंगे? डेल्टा एच के साथ ये करोगे आप लोग कि ये माइनस साइन है तो प्लस कर दोगे। रिवर्स बोलने का ये मतलब नहीं है कि इसको तुम 2.931 माइनस ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। अगर इसको मैंने रिवर्स किया तो इसका जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन था किसी को क्या, कि वही था? वही था सर, ठीक है, मैं बोल लूंगा, अरे टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है। तो रिवर्स कर सकते हो। दूसरा, अगर तुमको कोई रिएक्टेंट की चीज प्रोडक्ट से काटनी है, सेम सेम दिख रहा है तो तुम डायरेक्ट उड़ा सकते हो। लेकिन अगर रिएक्टेंट का रिएक्टेंट से काटना है या प्रोडक्ट का प्रोडक्ट से काटना है तो साइन इसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F2 है, ये भी रिएक्टेंट का, ये भी रिएक्टेंट का है, तो मैं इसको और इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकता। मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन 3 में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, तब मैं इस F2 और इस F2 को कैंसिल कर सकता हूँ। जो रिएक्टेंट वाली चीजें हैं उनको अगर मुझे कैंसिल आउट करना है तो साइन अपोजिट होना चाहिए। मतलब सेम साइड की चीज अगर कैंसिल कर रहे हो तो अपोजिट साइड के साथ, साइन के साथ। अब अगर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में तुमको कोई चीज दिख रही है, कुछ है क्या? जैसे इसका ClF3 है, यहाँ पे ClF3 है, तो मैं डायरेक्ट उड़ा सकता हूँ एक, ठीक है। तब तुमको साइन डिफरेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये और ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ से तुम डायरेक्ट ये कैंसिल कर सकते हो। बट अगर सेम साइड की चीजें होंगी तो तुमको साइन अपोजिट चाहिए। समझा क्या बोला हिंदी में मैंने कि नहीं? तो ये चीजें हैं कि तुम इसके साथ, इन 3 इक्वेशन के साथ जो भी कर रहे हो वो तुमको इसके साथ भी करना पड़ेगा। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई, इसमें -2 से कर रहे हो तो इसमें भी -2 से करना पड़ेगा। खाली नई चीज क्या है अपने पास, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे तो वो माइनस इसके साथ भी जाएगा, सब चीज में ये पार्टिसिपेट करेगा। खाली वो रिवर्स वाला सिंपल, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग है कि रिवर्स कर रहे हो तो इस कितना मैं बता दे रहा हूँ, फिर ट्राई करो, ठीक है। मान लो इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा, और इस इक्वेशन में -2 से मल्टीप्लाई कर दूं। पहली वाली में 2 से और दूसरी वाली में -2 से, ठीक है। बाकी सब एज इट इज रख दो, ठीक। पहले में 2 से, थर्ड में -2 से, और सेकंड वाले को एज इट इज रखो, तो एक नई इक्वेशन बन के आएगी। अगर तुम लोग लिख सको तो अच्छी बात है। एक नई इक्वेशन बन के क्या आएगी देखो, पहली वाली तो ये बन जाएगी 2F2 प्लस 2ClF चेंजेस टू 2ClF3। थर्ड वाली क्या बन के आ जाएगी, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये -O2
और ये क्या बन जाएगी -2OF2। और जो सेकंड वाली इक्वेशन थी उसको तुमने कुछ नहीं किया, उसको एज इट इज रखा हुआ है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, उसमें कोई फर्क नहीं है अपने को, राइट। तो इसकी इंथैल्पी में क्या चेंज हुआ होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 139.2 में तो ये कितनी हो जाएगी -278.4। और जब थर्ड वाले में -2 से मल्टीप्लाई किया होगा तुमने तो ये हो गई होगी कितनी -49.4। सेकेंड वाली एंथैल्पी को कुछ छूना टच नहीं करना है तो उसको ऐसे ही रहने दो, ये प्लस में थी ना, +533.4। इनको ऐसे कर लो, क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं देखो, 2F2 और -2F2 दोनों रिएक्टेंट में है तो कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा 2ClF3 और 2ClF3 एक रिएक्टेंट का है एक प्रोडक्ट का है, तो मैंने बोला था ना डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनली तुम्हारे पास बचता क्या है, देखो यहाँ पे बच गया 2ClF -O2 और 2O2 है ना यहाँ पे, तो क्या बचेगा, एक O2 बच जाएगा। चेंजेस टू यहाँ पे क्या बच रहा है देखो, -2OF2 और यहाँ पे 3OF2, मतलब कितना OF2 बचेगा, एक। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट Cl2O बचा हुआ है यहाँ पे, बन गई इक्वेशन फाइनल वाली। इसको मैंने किया क्या था, ऐड कर दिया था, जो भी मल्टीप्लाई वगैरह करना था मैंने कर दिया, अब डायरेक्ट इसको ऐड कर दो, तो डेल्टा एच तुम्हारा जो टोटल मिलेगा, पहले क्या है -278.4 -49.4 और +533.4। इसको सॉल्व कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ गया। क्या मिलेगा, कितना आ रहा है, प्लस में आएगा, सीधी सी बात है, बड़ा है ना, 205.6 किलो जूल में थी ना एनर्जी सारी, तो फाइनली भी जो मिलेगा वो किस में आएगा तुमको, किलो जूल में। हो गया आंसर तुम्हारा। तुम्हारे पास ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, कभी कभी ना फाइनल इक्वेशन भी तुमको प्रेडिक्ट करनी होती है। ऊपर वाले इक्वेशन में क्या था देखो, उसने फाइनल दिया था कि ये बनाओ और मेरे को बताओ कि डेल्टा एच क्या होगा, लेकिन इस वाले इक्वेशन में वो तुमको दो इक्वेशन दे रहा है और फाइनल इक्वेशन भी नहीं दे रहा है तुमको कि फाइनली उसको क्या चाहिए। तो फाइनली उसको देखो क्या चाहिए, कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन बिटवीन इथीन विथ वाटर। इसने बोला कि जब मैं इथीन को वाटर से रिएक्ट करवाता हूं, ठीक है, तो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, मतलब C2H5OH बनता है, और इसी की डेल्टा एच बताना है तुमको। देखो बैलेंस है क्या ये इक्वेशन, C2H4 बैलेंस है ना ऑलरेडी, तो इसका डेल्टा एच तुमको निकालना है इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेके, मतलब इनको अरेंज करो, कैसे भी करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, जो भी करना है करो, बट फाइनली ये इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है, और उसका डेल्टा एच उसको निकाल के चाहिए। समझा क्वेश्चन कि नहीं।